Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic shareholders and members. यानी कि आज के लेक्चर में हम shareholders और members के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. ये डिस्कस करेंगे कि shareholders कौन होते हैं, members कौन होते हैं और shareholders और members दोनों एक ही वर्ड है या दोनों में कुछ डिफरेंस रहता है. इसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. शेयरहोल्डर का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल होते हैं. यानी कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है, उसको होल्ड करता है, तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है. और जबकि मेंबर का मतलब कहता है जो कंपनी का मेंबर होता है, जिसने किसी भी कंपनी की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, तो वो उस कंपनी का मेंबर कहलाता है. यूजुअली होता क्या है कि हम शेयर होल्डर को कंपनी के मेंबर के नाम से जानते हैं. तो इसी वजह से जो वर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम समझे जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है. हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मेंबर्स और शेयर होल्डर्स दोनों एक ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है. उस पर्टिकुलर केसेस या उन पर्टिकुलर केसेस में हम मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को इक्वल लेवल पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और इसके लिए किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 255 सेक्शन दे रखा है कंपनी एक्ट में, और इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग मेंबर को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है कि कंपनी का जो मेंबर है उसके रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन रहेगी. तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस यहाँ फुलफिल करनी होती है मेंबर को. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी is known as a member. On registration of the company, every subscriber's name shall be entered as a member in its register of members. यानी कि जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डेवलप किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के, वो सब कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बन जाते हैं? मेंबर्स. यानी जब एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के, उनके नाम को कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज अ मेंबर एंटर कर लेती है. तो ये क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर जितने भी होंगे उन्हें हम मेंबर कहेंगे. जो सेकंड कंडीशन क्या रहती है इसके अंदर? एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. यानी कि हर वो पर्टिकुलर पर्सन जो राइटिंग में किसी भी कंपनी के मेंबर बनने के लिए एग्री हो जाता है और उसके इस पर्टिकुलर कंसेंट के बेसिस पर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है, तो उसे भी हम कंपनी का मेंबर कहेंगे. ठीक. और थर्ड कंडीशन क्या है इसके रेफरेंस में? एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपोजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी. यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है और जिसका नाम बेनिफिशियल ऑनर के तौर पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी हम कंपनी के मेंबर के नाम से बुलाएंगे. तो ये तीन कंडीशंस है. इन तीन कैटेगरीज में आने वाले जितने भी पर्सन्स होंगे, they will be called as a member of the company. पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर हैं, वो कंपनी के मेंबर कहलाएंगे और जिनका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में नोटेड है. दूसरा हो गया जो कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी हम कंपनी के मेंबर्स के कैटेगरी में रखेंगे. और तीसरी कंडीशन होती है वो हर पर्सन जिसने कंसेंट दे रखी है राइटिंग में और उसकी कंसेंट के बेसिस पर उसका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एज अ मेंबर नोट कर लिया जाता है. तो इन तीन कंडीशंस में आने वाले जितने भी पर्सन्स हैं, दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ द कंपनी. इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं होती है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी का मेंबर कह सकते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? मेंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप. यानी कि अगर आपको किसी भी फर्म के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर मेंबरशिप को एक्वायर करना है, तो मेंबरशिप को एक्वायर करने के लिए हमें किन किन मोड्स को फोकस करना होता है. तो इसके लिए मैंने कुछ मोड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं. द वेरी फर्स्ट मोड इज बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम. यानी कि अगर आप मेंबर बनना चाहते हो किसी भी कंपनी के, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, उसके मेमोरेंडम में एज अ सब्सक्राइबर
अपना नाम नोट करा सकते हो, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। यानी कि इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी देन यू विल बिकम द मेंबर आफ्टर इट इज रजिस्टर्ड इन द कंपनी एक्ट। सेकेंड वन क्या है? बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज बाय एग्रीमेंट। यानी कि जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो शेयर्स के इश्यू के बाद आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जब वो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और आपका कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट फॉलो हो जाता है, तो उसके बाद भी आप क्या बन जाते हो? यू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। थर्ड मोड क्या है इसके अंदर? बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो किसी दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर कर देता है सेल करके, तो सेल करके जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो इस ट्रांसफर के बेसिस पर भी क्या होगा? अब वो शेयर्स आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपके नाम पर रजिस्टर्ड होने के बाद जब आपका नाम एज अ मेंबर कंपनी के रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। फोर्थ वन इज द बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के ऑपरेशन से भी कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, एक तो ट्रांसमिशन टू नॉमिनी, तीसरा होता है बाय ट्रांसमिशन टू सक्सेसर और तीसरा होता है इसके अंदर बाय ट्रांसमिशन टू ऑफिशियल रिसीवर। तो 3 कैटेगरी जाती हैं। यानी कि अगर नॉमिनी को ट्रांसमिट किए जाते हैं तो वो नॉमिनी कंपनी का मेंबर बन जाएगा, अगर सक्सेसर को ट्रांसमिट किए जाते हैं तो सक्सेसर कंपनी का मेंबर बन जाएगा और अगर ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसमिट किए जाते हैं तो भी वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपेल। होल्डिंग आउट या एस्टॉपेल के प्रोसेस के बेसिस पर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम कंपनी का मेंबर कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, और कंपनी उसे मेंबर के तौर पर अपॉइंट करना चाहती है और अगर रिटन में वो कंसेंट दे देता है तो उसके रिटन कंसेंट के बेसिस पर उसका नाम इन द मेंबर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे मेंबर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपेल, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पर्सन की रिटन परमिशन से ही पॉसिबल हुआ है कि वो कंपनी का मेंबर बन गया। ठीक। एंड द लास्ट वन इज द बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को कंपनी की तरफ से इश्यू किया जाता है और इन डिवेंचर्स का फायदा, इन डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है कि मैच्योर होने के बाद ये डिवेंचर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम एज अ मेंबर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाता है और वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो ये 6 तरीके हैं। दीज आर द 6 मोड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एनी ऑफ द पर्सन कैन एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ एनी ऑफ द कंपनी। नाउ we will have a detailed discussion on the comment. Shareholder may be member may not be shareholder. जनरली या यूजुअली ये स्टेट किया जाता है कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर होंगे, लेकिन जो मेंबर हैं वो शेयर होल्डर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दोनों किन कंडीशंस में एक ही होते हैं और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स किन कंडीशन में अलग अलग होते हैं। उन कंडीशंस को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम 3 स्टेटमेंट्स को फोकस करेंगे। पहला हमारा जो इसमें रीजन या लॉजिक रहेगा या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर। यानी कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जितने भी कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। यानी कि एक बार अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर ले और शेयर्स को परचेज करने के बाद अगर उसका नाम रजिस्टर्ड में नोट कर लिया जाता है तो वो एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहलाता है और जब उसके नाम को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो इस तरह से जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के दे आर नोन एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। और ये कब पॉसिबल है? ये कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हैं जहाँ जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के दे विल बी नोन एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि हाँ हम उन कंपनी की बात करेंगे जो लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती हैं उनके जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें हम उनके मेंबर के नाम से जानेंगे। सेकेंड वन इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। यह भी शेयर कैपिटल है, यानी जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और लिमिटेड बाय गारंटी की लायबिलिटी के साथ में जिनको फॉर्म किया गया है, ऐसी कंपनी के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे वो भी कंपनी के मेंबर माने जाएंगे
और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी हुज कैपिटल इज हेल्ड इन डेफिनेट शेयर्स, यानी कि यहाँ भी शेयर कैपिटल की बात आ गई। अगर अनलिमिटेड कैपिटल अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में किसी कंपनी को फॉर्म किया गया है और यहाँ भी डेफिनेट शेयर के साथ में कैपिटल को फॉलो किया गया है, तो इस केस में जितने भी इसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके मेंबर्स कहलाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि जो कंपनी के जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो तो कंपनी के मेंबर होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये उन केसेस में है जहां कंपनी विद शेयर्स है, विदाउट शेयर्स वाले केस में ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वहां पर शेयर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी अ मेंबर। अब सेकंड लॉजिक रहेगा हमारा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें से सारे के सारे शेयर होल्डर्स मेंबर नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं दे मे बी और मे नॉट बी मेंबर। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में अपीयर नहीं होते हैं। अगर शेयर होल्डर्स के नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपीयर हैं तब तो मेंबर कहलाएंगे, अगर नहीं है तो वो उसके मेंबर नहीं कहलाएंगे। और ये किन किन केसेस में पॉसिबल है उन केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज बायर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर। होता क्या है कि अगर कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और वो किसी दूसरे पर्सन को सेल करके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है, तो अभी तो उसने सेल किया है, ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अभी जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर इश्यू नहीं हुआ है। जब तक शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरी के नेम पर इश्यू नहीं हो जाता तब तक वो कंपनी का शेयर होल्डर तो है लेकिन वो कंपनी का मेंबर नहीं है, क्योंकि इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट नहीं किया गया है। सेकंड कंडीशन क्या रहती है, नॉमिनी ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर शेयर्स को ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिट करने के केस में जब तक शेयर सर्टिफिकेट को उस पर्टिकुलर नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर इश्यू नहीं कर दिया जाता है तब तक वो कंपनी के शेयर होल्डर तो माने जाएंगे लेकिन वो कंपनी के मेंबर्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जिनमें हम क्या कह सकते हैं, जो कंपनी जो ये पर्टिकुलर पर्सन्स हैं ये कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बन जाएंगे लेकिन ये तब तक कंपनी के मेंबर नहीं होंगे जब तक कि इनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड हमारा लॉजिक क्या रहेगा इसके अंदर, एवरी रजिस्टर्ड मेंबर नीड नॉट नेसेसरली बी अ शेयर होल्डर। जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे तभी मेंबर्स बनेंगे। तो अगर रजिस्टर्ड मेंबर्स है तो दे मे बी शेयर होल्डर और मे नॉट बी शेयर होल्डर। जैसे कि कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस में हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट केस इज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी कि जब कंपनी के मेमोरेंडम को फॉलो किया जाता है या उसको आप डेवलप करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो मेमोरेंडम को प्रिपेयर करते समय उस कंडीशन होती है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सब्सक्राइबर आपको या मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको उसमें नोट करने होते हैं और उसके बेसिस पर भी कंपनी के मेमोरेंडम को डिजाइन किया जा सकता है, उनके साइन होने जरूरी है। तो जो सब्सक्राइबर्स है वो अपना पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे, लेकिन उसके बाद भी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली दे बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, सेकेंड वन इज द क्या केस है सेकेंड, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म की जाती हैं। तो जितनी भी कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म की जाती हैं उसमें जितने भी कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। दे आर ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी क्या है, विदाउट शेयर कैपिटल है। और विदाउट शेयर कैपिटल होने की वजह से ये कंपनी के मेंबर्स तो हैं लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हैं। डिफरेंट टाइप की जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसा आर्ट की फील्ड है या हैंडीक्राफ्ट की फील्ड है या सिनेमा की फील्ड है, इस तरह से और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं कल्चर को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप की कंपनीज को फॉर्म किया जाता है, जहाँ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं उनको इन कंपनी के साथ में ऐड कर लिया जाता है, उनका मेंबर बना दिया जाता है, लेकिन इनके पास इस टाइप की कंपनी की कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं होती हैं। तो जितनी भी कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म की जाती हैं उसमें जो भी मेंबर्स होती हैं उसके वो रजिस्टर्ड मेंबर्स तो हैं लेकिन इसके शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज द पास्ट मेंबर्स। कंपनी के जितने भी पास्ट मेंबर्स हैं, जो पास्ट मेंबर्स रह चुके हैं, ठीक है, तो उनका नाम तो एज ए मेंबर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में नोटेड है,
जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम नोटेड है, भले ही उन्होंने अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर दिया हो, लेकिन जब तक उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोटेड है तब तक वो कंपनी के मेंबर्स बने रहते हैं। और जब उनका नाम हटा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के मेंबर नहीं रह जाते हैं। फोर्थ वन इज द मेंबरशिप बाय होल्डिंग आउट, यानी कि अगर कोई पर्सन रिटर्न में कंसेंट दे दे और कंपनी का मेंबर बन जाए और कंपनी ऐसा चाहती हो, किसी पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट करना चाहती हो, भले ही उसने कंपनी के शेयर्स को परचेस करा है या नहीं करा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो पर्सन उस कंपनी के मेंबर बने और रिटर्न में अगर वो पर्सन अपनी कंसेंट दे देता है तो उस केस में वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर माना जाएगा, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं होगा। तो इस केस में हम कहते हैं मेंबरशिप बाय होल्डिंग आउट। ठीक। नेक्स्ट वन इज द सेलर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर, यानी कि जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर करने से पहले जो कंपनी का सेलर है वो कंपनी का मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। उन्होंने शेयर्स तो सेल कर दिए, लेकिन शेयर्स को सेल करने के बाद जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको डिलीवर किया जाता है कंपनी को। कंपनी को डिलीवर करने के बाद कंपनी एक नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, और तब जाकर उस नए पर्टिकुलर पर्सन का नाम एज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नोट किया जाता है, लेकिन तब तक जो सेलर है वो कंपनी का मेंबर बना रहता है। नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंट, अगर कोई मेंबर है कंपनी का और वो हो गया इंसॉल्वेंट, तो उसकी इंसॉल्वेंसी के केस में जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो तो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है। जो भी उसके लीगल नॉमिनीज़ हैं, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो असाइनीज हैं, उनको वो पर्टिकुलर अमाउंट चली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कंपनी का मेंबर बना रहता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोटेड होता है। एंड द लास्ट वन इज द बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया जाता है तो उसके बेसिस पर भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको कंपनी का मेंबर मेंटेन करना होता है, भले ही उसकी शेयर होल्डिंग है या नहीं है। तो इस तरह से ये जो कंडीशंस हैं, ये जो केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए, इन केसेस में जितने भी पर्सन्स हैं दे आर द रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं कि एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी बट every member may not necessarily be a shareholder of the company. Okay, thank you.